हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नील डायलॉग में। आज हम एक ऐसे पॉइंट पे बात करने वाले, ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले जिससे ज़्यादातर जनता जुड़ी होती है, खास करके मध्यम वर्ग जो इनकम टैक्स देता है सरकार को, और जिससे आपकी मतलब तरक्की की सारी चीज़ें बनती है, रोड, रास्ते वगैरह, स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाती है सरकार। तो आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में। इसका इतिहास क्या है, भारत के अंदर कब से चीज़ें स्टार्ट हुई थी, क्या होते हैं स्लैब्स, इनकम टैक्स क्यों लगाया जाता है, क्या होता है इनकम टैक्स, आयकर जिसे बोलते हैं शुद्ध भाषा में। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे पैनलिस्ट यशपाल चौहान जी। फिर से हमारे साथ स्वागत है आपका जुड़ने के लिए एक बार। धन्यवाद, शुक्रिया आपके इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने का। चौहान साहब, आज हमारी जनता को बताइए कि इनकम टैक्स होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये क्यों लगाया जाता है, इसके फायदे नुकसान क्या होते हैं। तो डिटेल में आज समझाइए आम जनता को कि आयकर होता क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या रही भारत के अंदर। तो नील भाई, जैसे आपने पूछा इनकम टैक्स के बारे में, आयकर के बारे में, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स क्यों लगा रहे हैं लोग, और उससे ज़्यादा मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं। क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात किया कि भाई बजट आने वाला है अभी नेक्स्ट वीक में, तो आप लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, लोगों के कमेंट्स क्या हैं। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि इनकम टैक्स कैसे कैसे कब से लगाया जा रहा है और आज उसकी स्थिति क्या आ गई है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसको बड़े ध्यान से सुने, और मैं कुछ ऐसी बातें भी बताने की कोशिश करूंगा जो जन साधारण को पता भी नहीं है, आपको एकदम इंटरेस्टिंग लगेंगी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि शुरू से आखिरी तक आप इसको सुनें, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करें। तो नील भाई, जैसे हम देखते हैं कि टैक्स बेसिकली जन साधारण के लिए पैसा भरना गवर्नमेंट के लिए, और अगर ज़्यादा भर दिया तो रिफंड लेना, इसी के आगे पीछे घूमता रहता है। क्योंकि सामान्य आदमी को यही लगता है कि मैं टैक्स मतलब मैं पैसे दे रहा हूँ, और अगर ज़्यादा हो गया तो मुझे उसका रिफंड लेना है। और वो समझते हैं कि हम टैक्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट इसको विकास के कामों में या सामूहिक कामों में यूज़ करेगी। नील भाई, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, दर्शक लोग आप भी इस पिक्चर को देख रहे होंगे। तो इस पिक्चर को देखते हुए आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? लेट मी टेल यू, यहाँ पे दो एथलेटिक्स हैं, दो खिलाड़ी लोग हैं जो किसी रेस पे दौड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और ये जस्ट रेस शुरू होने वाली है। तो आपको यहाँ दिखेगा कि कोई एक एथलेटिक बिल्कुल कंसंट्रेटेड है, फोकस मोड में है कि जस्ट अब मुझे दौड़ लगाना है, और दूसरी एथलेटिक जो बैठी हुई हैं, ऐसा लगता है जैसे मानो उनका ध्यान कहीं और चला गया है। वो आराम से बैठ के अपना बांध रही है शायद जूते के फीते, और ऐसा लगता है जैसे उनका ध्यान एब्सेंट माइंड हो गया है रेस की तरफ से, कंफर्टेबली। तो मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ इस पिक्चर के माध्यम से कि जब आप ये वीडियो देखें तो अपने आप को एकदम फोकस मोड में रखें, तैयारी मोड में रखें, और एब्सेंट माइंड ना हो, आपका ध्यान इसी में है, प्रोग्राम में रहे। तो आपको ज़्यादा मज़ा भी आएगा और शायद ज्ञान का स्तर भी बढ़ेगा, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करूँगा जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि हाँ यार, ये तो हमें पता ही नहीं था, या अच्छा इसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इंटेंशन सही है लेकिन रिजल्ट्स ख़राब हो सकते हैं। वो सब आपको इस प्रोग्राम में, मेरे डिस्कशन में आज मिलेगा। तो बैक टू द पॉइंट, जैसा मैंने बोला कि मैंने कई लोगों से बात किया कि यार अभी 23 जुलाई को अपने फाइनेंस वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है उस बजट में
आयकर के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर, पर्सनल इनकम टैक्स के ऊपर। कई लोगों ने जो बताया वो ऑलमोस्ट कॉमन पॉइंट्स थे और मैंने उनको यहाँ पे लिस्ट डाउन भी किया है, जैसे आप देख रहे होंगे कि जो कॉमन पॉइंट है, सबसे मोस्ट कॉमन पॉइंट था, लोग बता रहे थे कि यार टैक्स का रेट बहुत है, इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट जो उभर के आया, जो लोगों का फीडबैक था, वो ये है कि यार हमसे ना अनुचित कर वसूला जाता है। अनुचित का मतलब कि यार अमीर लोगों से तो आप कम टैक्स लेते हैं, गरीब लोग काफ़ी टैक्स भरते रहते हैं। इसका उल्टा भी लोगों ने बोला कि यार अमीरों पे सारा बर्डन डाल देते हैं, बाकी लोगों से तो कुछ टैक्स के नाम पे कुछ ले ही नहीं रहे, बस जस्ट सिर्फ खाना पूर्ति टाइप है। और तीसरा पॉइंट आया कि सरकार टैक्स का पैसा बर्बाद करती है या कर रही है। मतलब काम तो सही कर रही है, बट बर्बाद का मतलब है कि वो इनइफेक्टिव जो होता है ना खर्चा, वो खर्चा इनइफेक्टिविटी, अक्षमता के कारण बढ़ता है। जो काम कम पैसे में हो जाना चाहिए था, उसमें सरकार बहुत ज़्यादा पैसे दे देती है उस पर खर्च करने के लिए। मतलब सिस्टम पे कंट्रोल नहीं है। जैसे बहुत सारे काम हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अगर हमारे यहाँ के न्याय विभाग को देखें, जुडिशरी सिस्टम को, तो उसका सारा जो बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन है, सैलरी और जितने भी खर्च हैं, वो सब गवर्नमेंट पे करती है, जो टैक्स कलेक्शन में मिलता है उससे। लेकिन जब आप देखेंगे कि सिस्टम कितना इफेक्टिव है, केस पे डिसीजन करने में सालों लग जाते हैं, कितने नंबर ऑफ केस पेंडिंग हो गए हैं, तो यहाँ कई लोगों के मन में ये विचार आता है कि यार पैसा बर्बाद तो नहीं हो रहा, इस सिस्टम को इफेक्टिव बनाइए ना भाई। और एक लास्ट पॉइंट ये भी उभर के आता है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई सरकार ना फालतू की चीज़ों पे भी पैसा खर्च कर रही है। फालतू की चीज़ जैसे एडवर्टाइजमेंट, सरकार अपनी उपलब्धियों का करती है, शायद हो सकता है इतना ज़रूरी ना हो, पर उस पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा करती है, ये पब्लिक का भी हुआ है। तो ये 4 कॉमन पॉइंट्स निकले, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपको लोगों की चिंताएं, लोगों का कंसर्न से को आगे रखूं, और फिर अब हम डिटेल में जाते हैं कि रियल वास्तविकताएं क्या हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये मैंने स्लाइड उठाई है, ये डाटा उठाया है मैंने, 2021 का डाटा था, कि अगर वहाँ पे जो टोटल टैक्स पेयर, जो एडल्ट पॉपुलेशन है, जो जवान लोग हैं, वो कितना भरते हैं। मतलब टोटल जवान लोगों की जो पॉपुलेशन है, उसमें से कितने लोग टैक्स भरते हैं, टैक्स रिटर्न भरते हैं। तो ये डाटा आप भारत का बाकी 4-5 देशों से जो यहाँ दिख रहे हैं, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड से कंपेयर करते हैं, तो आप देखेंगे फ्रांस में 78.3 यूथ एडल्ट लोग टैक्स भर रहे हैं। जर्मनी में ये संख्या 61.3 है। इंग्लैंड में ऑलमोस्ट 60% ही है, 59.7। अमेरिका में 50% है। जबकि अगर आप भारत का ये 2021 का डाटा है उठाकर देखेंगे, तो जो हमारे यहाँ के टोटल जवान हैं, जो यूथ है, जो एडल्ट लोग हैं, उनका सिर्फ 2.2% लोग ही टैक्स पेयर हैं। तो इसका मतलब या तो हमारे यूथ इतना कमा ही नहीं पा रहे हैं कि वो टैक्स भरने की मिनिमम रेंज में आए, या क्या टैक्स को छुपाया जा रहा है, जो भी है। आप उस अभी जो हमने बात किया कि कितना % लोग टैक्स कमा रहे हैं, अब मैं सिर्फ इंडिया की ही बात करता हूँ, सिर्फ भारत के लोग। तो फिर से 2021-22 का जो असेसमेंट ईयर था, उसका डाटा हमको दिखाता है कि कितना इनइक्वलिटी है, मतलब बराबरी नहीं है टैक्स पेयरों के बीच में भी। तो उस समय के डाटा में टैक्स पेयर को 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक वो कैटेगरी जिन्होंने 10 लाख से कम का टैक्स भरा,
एक वो कैटेगरी जिन्होंने 10 लाख से ऊपर का टैक्स भरा, कुछ भी अपर, नो अपर लिमिट, मतलब सिर्फ 10 लाख से ऊपर से ज़्यादा टैक्स भरने वालों की कैटेगरी और 10 लाख से नीचे भरने वालों की टैक्स कैटेगरी। यहाँ पे जो नीचे वो 10 लाख से नीचे वाले हैं उनको ग्रे कलर में दिखाया गया है इस स्लाइड में, और जो 10 लाख से ऊपर भरने वाले हैं उनको ऑरेंज कलर में दिखाया गया है। तो ये डाटा कितना सरप्राइजिंग है कि 10 लाख से कम भरने वाले लोग 97% हैं जो टोटल टैक्स पेयर हैं, और सिर्फ 3% लोग ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10 लाख से टोटल टैक्स ज़्यादा भरा है। जो कुल अगर मान के चलो 100 लोगों ने टैक्स भरा है तो 97 लोगों ने 10 लाख से नीचे टैक्स भरा है, और सिर्फ 3 लोग ही ऐसे जिन्होंने 10 लाख से ऊपर भरा है। इट्स ए परसेंटेज। लेकिन अगर इसी कैटेगरी को हम देखते हैं कि टोटल टैक्स में कितना कंट्रीब्यूशन है, जो गवर्नमेंट को टोटल टैक्स मिला उसमें इन दोनों कैटेगरी का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो हमको जान के आश्चर्य होता है कि जो 3% वाली कैटेगरी है जो 10 लाख से ऊपर टैक्स भरने वाली है, उसका कंट्रीब्यूशन टोटल टैक्स में 52.4% है। मतलब आधे से ज़्यादा टैक्स जो है प्राप्त हुआ गवर्नमेंट को, वो ये 3% लोगों ने दिया है। और जो 97% लोग जिन्होंने जो 10 लाख से कम भरा है जिन लोगों ने, उनका टोटल कंट्रीब्यूशन आता है टोटल में 47.6%। तो ये इनइक्वलिटी दिखाती है कि चीज़ें समान नहीं है। अगर इसका रिफ्लेक्शन ये भी आता है कि मतलब बहुत कम मुट्ठी भर लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टैक्स भरते हैं, या बहुत ही मुट्ठी भर लोग हैं जो बहुत सुपर रिच हैं, जैसे तुम कहते हो सुपर रिच वर्ड। यस। सो मैं एक और स्लाइड बताता हूँ कि आखिर पिछले 10 सालों में, ये डाटा 2012-13 से 2021-22 तक का लिया है, कि हमारे देश में, भारत में जो टोटल रिटर्न फाइल हुए हैं, मतलब नंबर ऑफ टैक्स पेयर की संख्या बढ़ी है। जहाँ पर ये 2012-13 में 2.9 करोड़ लोग भरते थे, अब 21-22 में करीब करीब 6.4 करोड़ लोगों ने भरा है। लेकिन यहाँ पे अभी हमको ये भी देखने की ज़रूरत है कि हमारी जनसंख्या में भी बहुत वृद्धि हुई है पिछले 10 सालों में, और अभी प्रेजेंट में तो ये करीब 1.4 अरब माने 140 करोड़ पहुंच चुकी है। तो जिसमें आप देखेंगे ऑलमोस्ट हमारा, इसका मतलब सिर्फ 7% लोग ही मोटा मोटा, नो इवन नॉट इवन 7, समथिंग अराउंड 5% लोग ही टैक्स पेयर हैं। और साथ में अगर आप टोटल टैक्स पेड अमाउंट को देखें कि कितना टैक्स अमाउंट गवर्नमेंट को मिल रहा है, कितना उसमें बढ़ोतरी हुई है पिछले 10 सालों में, तो 2012-13 में जहां 1.1 लाख करोड़ रुपया एज ए टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट को मिला, वो बढ़ते 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 2020-21 तक 4.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मतलब जहां पे टैक्स पेयरों की पिछले इस डाटा रेंज में संख्या दुगनी हुई, साथ में जो टैक्स अमाउंट है, उसकी 4 गुनी हो गई अमाउंट। तो जैसा हम लोगों ने शुरू में बात किया कि हम हिस्ट्री में भी बात करेंगे, इनकम टैक्स का हिस्ट्री क्या है। तो इनकम टैक्स की हिस्ट्री में जाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा आप सभी को कि भारत में, इंडिया में इनकम टैक्स बेसिकली टैक्सेशन सिस्टम बहुत पुराना है। हाँ। इसका उल्लेख मनुस्मृति में तक मिलता है, और कौटिल्य जी ने इसका उल्लेख अपने अर्थशास्त्र में भी किया है कि वो कई तरह के टैक्स लगाते थे, लेकिन उस सब का पर्पस स्पेसिफिक होता था और किसी सामूहिक कार्यक्रम के लिए होता था, विकास के लिए होता था। तो मतलब इसमें मनुस्मृति में भी मिलता है, जो कौटिल्य ने लिखा, मौर्यकालीन जो 2300 साल पहले पुराना सिस्टम, पहले वो मौर्यकालीन साम्राज्य था, तो तब वहाँ पे एक सिस्टमेटिक टैक्सेशन का उल्लेख मिलता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है भारत के लिए। 2300 साल पहले भी मतलब टैक्सेशन सिस्टम था भारत में।
हाँ, और अगर मैं जो प्रॉपरली इनकम टैक्स जो बजट के हिसाब से आते हैं उसकी टाइमलाइन की बात करूं तो पहली बार सन 1860 में ब्रिटिश काल के दौरान भारत में, हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में टैक्स लगाया गया था बजट के बाद, बजट में पेश करते हुए सर जेम्स विलियम ने। इसके बाद 1918 में वो लोग इनकम टैक्स एक्ट लेके आए थे, 22 में हुआ, और 1961 में इनकम टैक्स एक्ट बना था। तब तक पुराने जो 1918 या 1922 का एक्ट चलता रहा। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1860 में ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की ज़रूरत आई थी, क्योंकि उससे पहले भी तो वही लोग थे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि द रीज़न वॉज कि 1857 में क्रांति जो हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम क्रांति, जिसमें महान महारानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था, जो पूरे देश में प्रज्वलित हो गई थी स्वतंत्रता क्रांति। यद्यपि उसको कुचल दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, बट इसके बाद उन्होंने 1860 में सर जेम्स विलियम ने टैक्स लगाया, क्योंकि उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरफ करके ग्रेट ब्रिटेन की महारानी ने अपने हाथ में ये पूरा सिस्टम ले लिया था भारत पर राज करने का। और जो फिर इसके बाद उन्होंने अपना फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि 1857 की क्रांति के लिए जो पैसे खर्च हुए और वो सब मेंटेन करने के लिए और सेनाओं को बढ़ाने के लिए उन्होंने कर लगाना शुरू किया था। 1918-1922 का भी एक सिग्निफिकेंस है, वो ये है, आप लोगों को जान के आश्चर्य हुआ कि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। उसका भी फाइनेंशियल बर्डन जो है कुछ हद तक भारत के लोगों से वसूलने के लिए टैक्स में कुछ परिवर्तन किए गए या उनको और लगाया गया। मैं उस डिटेल में फिर कभी जाऊंगा, लेकिन ये सालों का ये महत्व है। 1860 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति, 1918-1922 पहला वर्ल्ड वॉर, और इसके बाद 1947 में तो देश आज़ाद हो गया था। तो 1860 में उस समय जो उन्होंने टैक्स लगाया था वो लगभग कुछ 200 रुपये के आसपास पे लगाया गया था, और उस समय 2% और 4% का स्लैब रखा था उन लोगों ने। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, बट लोगों को लगेगा शायद कम लगाया था, लेकिन अगर आप उस समय जो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन के लोगों में टैक्स रेट थी वो 0.83% थी। तो आपको लग सकता है, आप समझ सकते हैं कि भारत में टैक्स की रेट कंपेयरिंग टू ग्रेट ब्रिटेन इन 1860 बहुत ज़्यादा थी, डबल से ज़्यादा थी। और 1860 में जब ये लगाया गया टैक्सेशन सिस्टम, तो उस समय कोई अभी जैसा सिस्टम स्ट्रांग है कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ऑफिसर है, बैंक है, सारा डाटा है। तो आप सोचिए उस समय क्या रहा होगा। सिस्टम तो स्टार्ट हुआ टैक्स का। तो उस समय इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेज लोगों ने कुछ ग्रामीण की लोकल कमेटी समितियां बना दी, शहरों में भी कुछ लोकल वो बना दिए, वो लोग एसेस करके लगाते थे, और एक आदमी रख दिया जिसको वो लोग कलेक्टर बोलते थे, जो पूरा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करता रहता था और पावरफुल था। अभी तक वो नाम चला आ रहा है, कलेक्टर साहब हम लोग कहते हैं। तो ये आजकल के जो मजिस्ट्रेट, डीएम वगैरह जो थे, कलेक्टर वगैरह, वो वही थे। हाँ, उनकी स्टार्टिंग तो तभी हुई है, इस पोजीशन का डिजिग्नेशन का स्टार्टिंग तभी हुई है। जो मेन काम था रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन, और उनको उतना पावर दिया गया था कि लोकल समिति और ये समिति और वो समिति जो चाहो वो करो। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, सीधा आते हैं भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में। तो उसके बाद जो पहला बजट जो पेश किया गया था 1950 में, तब हमारे वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। तब तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट थी जिसकी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे।
तो उस समय टैक्स रेट बहुत था अंग्रेजों द्वारा, काफ़ी ज़्यादा टैक्स रेट था, 60-70% चल रहा था लगभग। अभी डाटा अवेलेबल नहीं है, बट उसको अगर डिटेल में देखना है तो फिर हम जाएंगे, क्योंकि इट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो मैं किसी आपको कोई ऐसा वो इनपुट नहीं देना चाहता था कि एग्जैक्टली इतना परसेंट। लेकिन जॉन मथाई ये ने जो पहला अपना टैक्स किया, इनकम टैक्स को बजट में लेके आए, तो उसमें उन्होंने कटौती की थी। मतलब जहाँ पे जैसे जो 1 आना था तो 1 आना से 9 पाई घटा दिया था, और एक दूसरे स्लैब में 2 आना से 1/9 पाई घटा दिया था। अब आजकल की यंग जनरेशन को तो ये पता ही नहीं होगा कि आना क्या पाई क्या, राइट। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उस समय जो 1 रुपये होता था, रुपया तो आप समझते हैं, राइट। यस। 1 रुपये में 16 आने होते थे। हाँ हाँ। 1 रुपये में 16 आने होते थे, और 1 आने में 4 पैसा होता था। 1 पैसे में 3 पाई होते थे, मतलब 1 आना में 12 पाई होते थे। तो उस समय आना पाई ही चलते थे। और अंग्रेजों के टाइम 18 में तो जो सिक्का होता था आना, वो 1/4 के सिक्के होते थे, मतलब 1/4 आना उस लेवल का होता था। उसका वैल्यू पे नहीं जाते, उस समय वैल्यू भी बहुत होती थी। देखो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक फोटो दिखाना चाहूँगा आना का। ये देखिए, ये 1918 में 2 आने का फोटो है, जो 1918 का प्रिंट था। उस समय पहले ब्रॉस, कांसा और कॉपर के बनते थे, वैल्यूएबल मेटल। ये देखिए 1 आने का फोटो 1939 का, किंग जॉर्ज का फोटो है, किंग जॉर्ज 6 का फोटो है यहाँ पे, एम्परर। आपको मुझे याद आ रहा है, मेरे बचपन में मैं जब गांव जाता था तब पुराने लोग बोलते थे जॉर्जर, ऐसा कुछ तो भी जॉर्ज वगैरह बोलते थे, जॉर्जर रखी हुई है, ये रखी हुई है। तो ये 1939 का, उस समय चांदी के सिक्के चलते थे इस तरह से। इनका भी बहुत महत्व है। आज के भी ये जो पुराने सिक्के आज लाखों में बिकते हैं, जो ऑक्शन होता है, आप गूगल कर सकते हैं कितना, कौन सा सिक्का कितना, हर एक का वैल्यू बराबर नहीं है, बट होता है। तो उस समय भी मतलब जैसे उन्होंने 4 पाई घटाया, 1 आना में 9 पाई कम कर दिया, या 4 पाई कम कर दिया, तो 1 आना में कितना है, 12 पाई है। अगर 3 पाई घटा दी तो मतलब आपने 25% टैक्स कम कर दिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो नील भाई, अभी हमने हिस्टोरिकल बात किया, अभी भी हिस्ट्री में ही चल रहे हैं, 1950 तक हमने बात किया, देश आज़ाद होने तक। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ 1971 में। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और वित्त मंत्री भी वही थी। उन्होंने बजट पेश उन्होंने ही किया था, और उस बजट में उन्होंने 11 स्लैब रखी थी, ओके, जिसमें 5,000 से 10,000 के जिनका इनकम था उन पे 10% टैक्स रखा था। और वो धीरे धीरे स्लैबों में प्रोग्रेस करता हुआ, जो लास्ट स्लैब थी वो थी 2 लाख रुपए की। तो 2 लाख से ऊपर जिनका इनकम है, उस पर्टिकुलर एक्सेस इनकम के लिए 93.5% टैक्स हो गया था। वो इस वजह से हो गया था कि उस स्लैब में, मैक्सिमम स्लैब में 85% का टैक्स था, और 10% का सरचार्ज मिलाने से वो 93.5% हो रहा था। और उस बजट स्पीच में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बोला था कि हमारा पर्पस देश में आर्थिक असमानताओं को दूर करना है। हम चाहते हैं गरीबी हटे, और जो ये सुपर रिच लोग हैं, जैसे आप बोलते हैं सुपर रिच लोग, ये लोग ज़्यादा टैक्स दें ताकि देश में विकास के काम या जो आर्थिक असमानताएं दूर हों। तो इसलिए इतना हाई टैक्स लेके आए थे। और पता है उस समय मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? ये मैंने साइड में फोटो लगा रखा है। ये कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह तो नहीं है? बिल्कुल सही पहचाना, ये मनमोहन सिंह जी हैं।
और उनकी वाइफ हैं। और ये उस समय का फोटो है जो जब वो बहुत यंग थे उस समय, और मुख्य आर्थिक सलाहकार 1971 के टाइम पे बन चुके थे। प्रधानमंत्री जी की। यस, लेकिन ऐसा नहीं है इसका फायदा हुआ, इसके कई सारे नुकसान भी हुए। आप अंदाज लगाना चाहेंगे कि वो नुकसान क्या थे? क्योंकि उसी समय एक कमेटी, इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई थी कि डायरेक्ट टैक्सेस इंक्वायरी कमेटी 1971 में बनाई, और उसमें उन्होंने रिपोर्ट में एक बताया कि लार्ज स्केल पे टैक्स को बचाया गया है, टैक्स इवेशन, टैक्स बचाना मतलब टैक्स चोरी करना। हाँ हाँ। और उसका एक कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण वही था कि इतना हायर रेट ऑफ टैक्स था। देखिए, छोटे मोटे लोग टैक्स से भागें, टैक्स से बचाएं, एक अलग बात है, लेकिन जो आपका सुपर रिच पीपल है उसको टैक्स से चोरी करने का उतना जरूरत नहीं था। लेकिन जो जब इतना हाई रेट हुआ तो उनके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग, एक बहुत अट्रैक्टिव केस बन गया कि यार टैक्स को चोरी करो। मतलब आप 2 लाख से ऊपर अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो 6.5 रुपये तो ही मिलने वाले हैं आपको, 93.5 मतलब रुपये तो गवर्नमेंट एज ए टैक्स ले लेगी। तो एक जो सुपर रिच लोगों को टैक्स चोरी करने का आदत पड़ा, वो शायद इस बजट के बाद, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जिसको चोरी करना है चोर चोर होता है, नैतिक वैल्यू होती हैं, मतलब मॉरल वैल्यूज। लेकिन ये वाला एक केस ऐसा था जहां इन लोगों ने पाया, कमेटी ने, जो डायरेक्ट टैक्सेस इंक्वायरी कमेटी ने, कि एक बहुत, मैं उन्हीं की लाइन बोलता हूं कि प्रिवलेंस ऑफ हाई टैक्स रेट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन फॉर द टैक्स एवेजन, बिकॉज दिस इज what makes the evasion so profitable and attractive in spite of the attendant risk। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई साहब, जो रिस्क है ना, उसके सामने चोरी का जो करने का जो रिस्क है, उसके सामने जो गेन हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा था। तो लोगों ने वो एक तरह से मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव दिखने लगा था चीज़ें। और उस कमेटी ने अपने रिपोर्ट में एक रिकमेंडेशन भी दी थी कि ये जो मार्जिनल टैक्स है ना, जो इतना हाई, उसको 75% पे लेके आए। लेकिन 1974-75 में ये जो मार्जिनल रेट है वो 77% किया गया था। उस 77% में 10% सरचार्ज भी था। फिर 76-77 में ये 66% किया गया। बट 71 का जो 93.5% टैक्स था ना, वो 1-2 साल में इन्होंने सरचार्ज को और बढ़ा दिया था, 10 से 15% किया था। तो कुछ टाइम के लिए तो वो पता है 97 हो गया था। लेकिन खैर, इसमें मतलब देखिए, हर चीज़ आप इंटेंशन से तो बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन कई बार आपको बाद में पता चलता है कि यार इससे तो एसोसिएटेड रिस्क ये हो गई। और उस समय मुझको, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो सुपर रिच लोगों का टैक्स इवेशन वाला कार्यक्रम है, वो वहाँ से ऐसा चला कि बाद में टैक्स रेट कम भी हो गए, तब भी शायद लोगों के दिमाग में वो चीज़ें जमी हुई हैं कि यार टैक्स चोरी तो कर सकते हैं, और टैक्स चोरी करेंगे तो आप किसी को ब्राइब करेंगे, किसी पार्टी को चंदा देने लगेंगे। शायद ये शुरुआत तभी सभी हुई हो। तो अभी तक हम लोगों ने बात किया कि इतना हाईएस्ट रेट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट 1971-73 में इतना हाई रेट गया, हाईएस्ट स्लैब गई, और इसके बाद उसको धीरे धीरे इंक्वायरी कमेटी के हिसाब से 75, 76, 77, 1976-77 में कम भी किया गया। पर धीरे धीरे जो भारत के अर्थशास्त्री थे, गवर्नमेंट थी, उनको समझ में ये आ गया था कि ना टैक्स के दायरे को हमको बढ़ाना है, ना कि कुछ लोग जो बड़े इच्छा से आपको टैक्स दे रहे हैं, आप उन पे और ओवर टैक्स लगाते जा रहे हो।
क्योंकि ये ओवर टैक्सिंग का बेसिकली पॉलिसी फिर से बैकफायर हो सकती थी जैसा पहले हुआ। तो इसके बाद फिर लोगों मतलब भारत सरकार के जो वित्त मंत्री आए उन्होंने इसी पे ध्यान दिया कि हम लोग ओवर टैक्सिंग ना करें, हम लोग टैक्स की रेट कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें इन्वॉल्व करें, टैक्स का दायरा हम लोग बढ़ाएं। तो पहली बार 1985 में जब राजीव गांधी की सरकार आई और उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, उन्होंने जो स्लैब, उससे पहले 8 स्लैब होती थी, पहली बार स्लैब कम की, जो 4 स्लैब हुई। और जो उस समय उनसे पहले मैक्सिमम रेट जो 62% था उसको 50% पे लेके आए। उसके बाद जो वित्त मंत्री बने मनमोहन सिंह थे नरसिंहा राव गवर्नमेंट में, चंद्रशेखर गवर्नमेंट में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, फिर से गवर्नमेंट जब आई तो पी चिदम्बरम ने काफ़ी लंबे टाइम तक वित्त मंत्री रहे। पी चिदम्बरम के बाद 13-14 में प्रणब मुखर्जी भी वित्त मंत्री रहे हैं। फिर अरुण जेटली आए मोदी गवर्नमेंट में, और मोदी 2.0 में निर्मला सीतारमण, जो आज तक वित्त मंत्री हैं। तो अगर हम इन सभी के कार्यकालों को देखें, स्पेसिफिकली इनकम टैक्स के ऊपर जो वो बजट में लेके आए, जो चेंजेस किए, सब में एक ही चीज़ कॉमन रही कि उन्होंने टैक्स रेट कम किए, नंबर ऑफ स्लैब कम किए, और साथ में जो टैक्स एग्जम्पशन, जो छूट की दायरा है, इनकम टैक्स में जो छूट दी जाती है कि भाई इतने अमाउंट तक आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं, उसमें बढ़ोतरी की। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो 3 स्लैब बन गए, जिसमें पहली स्लैब में 10% लगाया गया, उससे ऊपर 20% लगाया गया, उससे ऊपर 30% लगाया गया। और जो छूट का दायरा था, जो 1991 में 20,000 रुपये हुआ करता था, 22,000 रुपये सॉरी, वो आज की डेट तक बढ़ के 5 लाख चला गया। बीच में स्लैबों में डिफरेंस रहे, कहीं किसी ने 8 लाख किया, फिर किसी ने उसको वापस बढ़ा के 10 लाख कर दिया, जैसे 5 से 8 लाख में 20%, बाद में 5 से 10 लाख में 20% कर दिया गया, 10% कर दिया गया, 10 से 15 तक 20%, 15 लाख से ऊपर 30%। तो मोटा मोटा मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जो हमारी ऑलमोस्ट पॉलिसी है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होने के आसार नहीं है, क्योंकि 30% का स्लैब हाईएस्ट लेवल पे है 15 लाख से ऊपर, और 10 से 15 लाख मोटा मोटा 20%, और 5 से या अभी शायद 7 लाख के ऊपर हो गया, 7 से 10 5%। तो इसमें जो प्ले होता है, जो गवर्नमेंट पब्लिक को, मतलब आम आदमियों को जो झुनझुना पकड़ाती है, मैं तो यही कहूँगा, वो ये एग्जम्पशन लिमिट कुछ 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा कर दी, कम कर दी, और उसमें भी उन्होंने वो सेविंग और उनसे लिंक करके कि आपका पीएफ का पैसा या इसका जो एग्जम्पशन लिमिट वाले इन्वेस्टमेंट हैं उसमें अगर किया है तो ये लिमिट हो जाएगी, वो मतलब इट्स अ प्ले। लेकिन मोटा मोटा जो हाईएस्ट लेवल है वो 30% है और 20% है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा जो हमारे तत्कालीन जो अभी वर्तमान वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण कुछ बहुत ज़्यादा छूट दे पाएंगे। अगर वो दिया भी जाता है तो आप जब कैलकुलेट करते हैं तो लगता है यार ये तो वही है, कान को इधर से पकड़ लिया या उधर से घुमा के पकड़ लिया है। पर विदेशों में कई जगह अभी भी ऐसी कंट्रीज़ हैं लाइक बेल्जियम, नीदरलैंड और भी कई कंट्रीज़ हैं, मैं नाम ले सकता हूँ, वहाँ पे जो मार्जिनल एवरेज रेट है वो 50% टैक्स है। तो अभी तक नील भाई हमने बात किया
टैक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, हिस्ट्री क्या है, अभी पिछले 20 सालों में क्या हुआ, ये 5-6 जो मैंने वित्त मंत्री नाम लिए उनके दो कार्यकाल में। और ये जहाँ तक जो कंसर्न, वापस कंसर्न आता हूँ, जो पहली कंसर्न हम लोगों ने डिस्कशन में मैंने उल्लेख किया था लोगों से बात करके कि इनकम टैक्स की रेट ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि रेट मतलब रेट किस सेंस में आप ज़्यादा बोलना चाहते हैं, पहली स्लैब, दूसरी स्लैब, तीसरी स्लैब, अगेन अंडर टैक्स, ओवर टैक्स, कम टैक्स ले रहे हैं, ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, और किससे ले रहे हैं, किस कैटेगरी को आप, किस इनकम टैक्स कैटेगरी को आप कैसा देना चाहते हैं। तो ये सब बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये कोई जनरल क्वेश्चन नहीं है जो जैसे कि आमतौर पर चुनावों के दौरान लोग बाग बोलने लगते हैं। और हाँ, गरीबों को ज़्यादा आप पैसा, फैसिलिटी, विकास तभी दे सकते हैं जब आपका टैक्स कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो मेरे हिसाब से आदमियों को, जो भारत की जनता है, उनको नियमानुसार टैक्स देना चाहिए। टैक्स की चोरी तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, स्पेसिफिकली बड़े लोगों को तो कतई नहीं करना चाहिए। नहीं तो इनकम टैक्स का डंडा चलेगा, सब पे चलता है। थैंक यू सो मच आज हमारी जनता को बताने के लिए कि टैक्स का इतिहास का आज तक लोग बस सिंपल से जानते हैं, लोगों को इनकम टैक्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं, लेकिन 2300 साल पहले भी भारत में टैक्स लिया जाता था। यस, लेकिन भारत में टैक्स इतने सालों से यहाँ पे चलता रहा, फिर बाद में अंग्रेजों ने शुरुआत की, कहाँ से कहाँ चीज़ें गई यहाँ पे, यहाँ तक कि कांग्रेस के राज के अंदर 93% से भी ज़्यादा टैक्स लिया जाता था सुपर रिच लोगों से। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, स्लैब्स चेंज किए गए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई, लेकिन 100 बात की एक बात है, टैक्स देना ही पड़ता है, क्योंकि टैक्स से ही सरकार चलती है। वो 2300 साल पहले की बात हो, अभी की बात हो, सरकार के पास पैसा आएगा, उनकी जेबों में पैसा जाएगा, वही पैसा आपके विकास के कार्यक्रम में लगाया जाता है। वो स्कूलें बनाना हो, कॉलेज बनाना हो, रोड बनाना हो, डेवलपमेंट के काम में लगाना, तो टैक्स तो देना ही पड़ता है। तो अगर आप कैपेबल है तो आपको टैक्स देना चाहिए, और सरकार की बोलते प्रगति में, भारत की प्रगति में, देश की प्रगति में आपको यहाँ पे हिस्सा लेना चाहिए। और टैक्स चोरी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए यहाँ पे। यही हमारा उद्देश्य आज का रहा। डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा कि कैसे टैक्स का पूरा इतिहास रहा है। चौहान साहब, थैंक यू सो मच आज हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि इनकम टैक्स की क्या इतिहास रहा है, कैसे एक एक चीज़ें आपने डिटेल में समझ जाई, उसके लिए धन्यवाद फिर से एक बार आपका। थैंक यू। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया और अगर आपके कोई भी स्पेशल कमेंट है या कोई आपके विचार हो टैक्सेशन के बारे में, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपके सुझाव हमारे शर्माते रहेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।